गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विद आशीष। आज का वीडियो सिलेबस, पैटर्न या बुक लिस्ट से अलग रहने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, इन चीज़ों पे भी आज हम लोग गौर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। स्पेशली मैं एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने को एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम लोग देखेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री का क्या सिलेबस है बीपीएससी प्रीलिम्स के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को बीपीएससी के प्रीलिम्स को कि हिस्ट्री पार्ट को, जो कि 30 मार्क्स का आता है, उसे क्रैक करने के लिए ये ध्यान में रखना है कि आपके पास 2 बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। कंटेम्प्रेरी बुक लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, आर.एस. शर्मा जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का आता है वो ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, या फिर एनसीईआरटी प्रीफर करते हैं। नहीं, एनसीईआरटी इज़ जस्ट टू बिल्ड योर बेस। एनसीईआरटी आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। रेफरेंस बुक आपको फैक्ट्स और परसेप्ट्स में क्लियर करता है, इसलिए आप लोगों के पास फैक्ट्स वाली बुक होना बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बुक के बारे में दिया गया है। पहला बुक है एंशियंट इंडियाज़ पास्ट बाय आर.एस. शर्मा, जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की आती है, और सेकंड बुक है एंशियंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री बाय पूनम दलाल दहिया, जो मैग्रॉ-हिल पब्लिकेशन की आती है। आर.एस. शर्मा ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से आपको 5 चैप्टर्स कवर करने हैं और बाकी चैप्टर्स आपको कवर करने हैं पूनम दलाल दहिया से। कारण ये है कि आर.एस. शर्मा में बहुत ही ज़्यादा कहानी की तरह चीज़ें दी हुई है। आपको हर एक फैक्ट्स को पकड़ कर नोट्स बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाने पड़ेंगे, रेफरेंसेस लिखने पड़ेंगे, तभी आप उन चीज़ों को पढ़ पाएंगे, वरना आपको नींद आने लगेगी। पहले 5 चैप्टर्स छोटे हैं, आप उन लोगों को शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, बट आगे के चैप्टर्स बड़े हैं, तो उन सब चैप्टर्स को बिना नोट्स बनाए, बिना डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन किए आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए पूनम दलाल दहिया आपके पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं चैप्टर्स की तरफ। पहला चैप्टर है द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का क्या सिग्निफिकेंस है, हमारे सोसाइटी में क्या सिग्निफिकेंट है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स में क्या सिग्निफिकेंस है, क्षेत्रों पे क्या सिग्निफिकेंस पड़ता है, हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या क्या होता है, कैसे होता है, फीचर्स क्या क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पहले चैप्टर में हम लोग आर.एस. शर्मा के पढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर की तरफ अगर बढ़ें तो सेकेंड चैप्टर है मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशियंट इंडिया। यहाँ हम लोग मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ते हैं, कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियन के बारे में पढ़ते हैं। इन हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ने के साथ साथ इनके द्वारा लिखे गए बुक्स के बारे में पढ़ते हैं और उन बुक्स में क्या क्या रेफरेंसेस दिए हुए हैं, किन किन ईयर्स में वो बुक पब्लिश्ड हुए हैं और कुछ बुक्स के ट्रांसलेशन किन किन हिस्टोरियंस ने किए हैं, इसके बारे में भी इस चैप्टर में ब्रीफली दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। नेचर क्या क्या होते हैं, सोर्सेस क्या क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूमिस्मैटिक्स, पिलर एडिक्ट्स, स्टोन पिलर एडिक्ट्स और अलग अलग एपिग्राफ्स, कॉइन्स, पॉटरीज, ये सारी चीज़ें आपको नेचर और सोर्सेस, पर्टिकुलरली अगर इस चैप्टर में कहा जाए तो आपको हिस्टोरिकल एविडेंस के बारे में पढ़ना है। ऐसे एविडेंस जो हमारे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हिस्ट्री को तैयार करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगर बढ़ें तो ज्योग्राफिकल सेटिंग, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ज्योग्राफिकल सेटिंग नहीं समझते हैं, इकोलॉजी नहीं समझते हैं या इन्वायरमेंट को नहीं समझते हैं, बेस नहीं तैयार करते हैं हिस्ट्री के एस्पेक्ट से, तो आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे कि स्टोन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है एक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, उनका कल्चर, आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ज्योग्राफिकल सेटिंग, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आए तो द लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है। लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड में हमें ये देखना है कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन से लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के लोग रहते थे, किस किस एथनिसिटी के लोग रहते थे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट में मंगोलॉयड एथनिसिटी के लोग मिलेंगे, नॉर्दर्न इंडिया में आपको आर्यन एथनिसिटी के लोग मिलेंगे और साउथ इंडिया में आपको द्रविडियन एथनिसिटी के लोग मिलेंगे। द्रविडियन नेग्रॉइड होते हैं, आर्यन
आप कॉकेशियन होते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न मंगोलॉइड होते हैं। इसके साथ-साथ आपको ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में भी पढ़ना है। ऑस्ट्रेलॉइड के साथ-साथ निग्रोइड के बारे में भी पढ़ना है। निग्रोइड आपको आज भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सेंटिनल आइलैंड्स में मिल जाएँगे। तो ये रहा आर.एस. शर्मा के ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन के 5 चैप्टर्स। इतना ही आपको सिर्फ आर.एस. शर्मा से पढ़ना है। इसके आगे अगर आप कहानी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको कहानी पढ़ के चीज़ें समझ में आती है तो वेल इनफ। अगर आपको फैक्ट्स में इंटरेस्ट है, डायग्रामेटिक हाइलाइटेड फैक्ट्स में इंटरेस्ट है, डायग्राम्स में इंटरेस्ट है और चीज़ों को आप कम से कम में पढ़ना चाहते हैं, कम से कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो यू शुड शिफ्ट ऑन पूनम दलाल दहिया। तो पूनम दलाल दहिया का फर्स्ट चैप्टर है द स्टोन एज। स्टोन एज में आपको पैलियोलिथिक से लेकर चैल्कोलिथिक तक चारों पीरियड पढ़ना है। पैलियोलिथिक के भी 3 पार्ट हैं, जैसे कि अपर, मिडिल और लोअर। इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनके टूल्स के बारे में पढ़ना है, इनके सोसाइटी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, टूल्स किन-किन मटेरियल्स के बने होते थे उनके बारे में जानना है, रिलीजन के बारे में जानना है, उपस्थित था या नहीं था, पॉटरी के बारे में जानना है और इम्पोर्टेंट रीजियंस भी जानने हैं आपको। चैल्कोलिथिक से लेके पैलियोलिथिक से लेकर चैल्कोलिथिक तक कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रीजियंस रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। बढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको हड़प्पा, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो कि इंडस रिवर के किनारे है, उसके बारे में पढ़ना है। स्पेशली यहाँ आपको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिलेगा। नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ आपको सारे लोकेशंस के बारे में, हड़प्पा के सारे लोकेशंस के बारे में पढ़ना है। किस रिवर के किनारे वो लोकेशंस हैं, उनके क्या-क्या फीचर्स हैं, क्या-क्या फैक्ट्स हैं, उनकी सोसाइटी कैसी है। हड़प्पा कहीं न कहीं एक अर्बन सोसाइटी था, तो अर्बनिज़्म के बारे में भी आपको पढ़ना है। रोड्स कैसे थे, ड्रेन्स कैसे थे, उनका हाउसिंग स्ट्रक्चर क्या था, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनका वो धर्म कौन-सा फ़ॉलो करते थे और उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे, उनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी, ये सारा कुछ आप हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे। महाजनपद की तरफ जब हम वैदिक सिविलाइजेशन की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं, तो वैदिक सिविलाइजेशन में फिर से इकोनॉमी जो है रूरल हो जाती है। रूरल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा प्री वैदिक सिविलाइजेशन में। प्री वैदिक सिविलाइजेशन में आपको रूरल सिस्टम मिलेगा। उसमें आपको 4 वेदों के बारे में पढ़ना है, 4 उपवेदों के बारे में पढ़ना है, आरण्यकास के बारे में पढ़ना है, वेदांतास के बारे में पढ़ना है और आपको प्री वैदिक सोसाइटी के साथ-साथ पोस्ट वैदिक सोसाइटी के सोशल लाइफ के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रिलीजन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में भी सारा कुछ कवर करना है। इसमें आपको जितने भी फैक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि वेदों के बारे में, उनके सोसाइटीज़ के बारे में, उनका गणना कैसे होता था, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, ये सारा कुछ पढ़ना है क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स में बार-बार रिपिटेटिव क्वेश्चंस पूछी गई हैं और रिपिटेटिव क्वेश्चंस के चैप्टर को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। बढ़ते हैं महाजनपद की तरफ। तो महाजनपद का सबसे अच्छा एविडेंस आपको मिल जाएगा अंगुत्तरा निकाय में, जो कि 16 महाजनपद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एविडेंस है। 16वें महाजनपद के बारे में आपको पढ़ना है, उनके कैपिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके किंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फीचर्स क्या-क्या है, फैक्ट्स क्या-क्या हैं, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। जो 3-4 डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, इनके सोशल लाइफ के बारे में, महाजनपद के सोशल लाइफ के बारे में आपको पढ़ना है, कैसे फिर से रूरल से सोसाइटी सेमी अर्बन पे गई इसके बारे में आपको पढ़ना है, उनकी इकोनॉमी कैसे काम करती थी, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था और उनकी सोसाइटी कैसे काम करती थी, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। महाजनपद के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि महाजनपद शुरू होने के पहले ही शुरू हो चुका था, क्योंकि अजातशत्रु के समय में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी और कहीं न कहीं उसी पीरियड के आसपास महावीर जैन की भी मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि महाजनपद पीरियड के पहले ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भारत में फ्लोरिश कर रहा था। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के उद्भव का, उनके स्टार्ट होने का कारण क्या-क्या है, क्यों बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इंडिया में फैला, उन कारणों को पढ़ना है।
महावीर जैन और गौतम बुद्ध के बारे में सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं, प्लस इनके दिए हुए थ्योरीज के बारे में आपको पढ़ना है, बुद्ध के दिए हुए धम्म के बारे में आपको पढ़ना है, और बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स जो भी हुए हैं, स्तूपास के बारे में आपको पढ़ना है। सारा कुछ आपको इसमें कवर करना है। बढ़ते हैं मौर्य एम्पायर की तरफ। मौर्य एम्पायर में आपको ये याद होना चाहिए कि मौर्य एम्पायर धनानंद का जो नंद डायनेस्टी था, नंद डायनेस्टी खत्म होने के बाद मौर्य एम्पायर शुरू हुआ। मौर्य एम्पायर को शुरू करने से पहले आपको चाणक्य और मेगास्थनीज के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेगास्थनीज आप लोग सभी लोग जानते हैं। सेल्यूकस निकेटर जो ग्रीक किंग था, उसका कोर्टियर था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीज को भेजा था। तो चाणक्य और मेगास्थनीज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर स्पेशली अशोका तक आपको सारा कुछ फैक्ट्स कवर करने हैं। कौन कौन से वॉर्स में वो लोग गए थे, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स थे, सब कुछ कवर करना है। अशोका को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि अशोका एक बहुत ही रिपीटेटिव टॉपिक है बीपीएससी में। अशोका से कहीं ना कहीं हर साल क्वेश्चंस आते हैं। उनके मेजर पिलर एडिक्ट से उनके 14 जो पिलर एडिक्ट थे, वो 14 के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उनके माइनर पिलर एडिक्ट्स जो थे, उन्होंने जितने स्तूपास बनवाए थे, सारा कुछ आपको पढ़ना है। उन्होंने कैसे बौद्ध धर्म को श्रीलंका में, मलाया में, चाइना में फैलाया, उसके बारे में पढ़ना है। सारा कुछ आपको मौर्य एम्पायर में कवर करना है। प्लस आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है। जैसे चाणक्य ने मेंशन किया था, 60 टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होते हैं मौर्य एम्पायर में। उन 7 के बारे में आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कवर करना है, सोशल स्ट्रक्चर कवर करना है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कवर करना है। प्लस पॉटरी भी आपका कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारा कुछ कवर करने के बाद आपको ये देखना है कि आपको फिर से एक बार बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में जाना है, जहाँ आपको ये पढ़ना है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का डिक्लाइन कैसे हुआ। इतना कुछ कवर करने के बाद हम लोग आते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि है 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी बीसी का पीरियड। इसमें आपको इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ना है। इंडो ग्रीक्स के आने से देश में क्या क्या बदलाव हुए, कॉइन्स कैसे मिंट होने लगे, ग्रीको रोमन स्टाइल का स्कल्पचर शुरू हुआ जिसे हम लोग गांधार आर्ट ऑफ स्कल्पचर कहते हैं। उसके बाद पार्थियंस आए, साइथियंस आए, इंडो साइथियंस, पार्थियंस आए। सतवाहनास के बारे में भी हम लोग पढ़ना है। एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो भी किंग्स हुए थे 2nd सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी बीसी तक, इनके अंदर ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा एविडेंट देखा गया है, क्योंकि इनके पीरियड में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था कहीं ना कहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पीरियड में आपको सोशल स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना है, और एविडेंस आपको जितने मिलेंगे इनकी सोसाइटी के, उन सारे चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। आगे बढ़ते हैं गुप्ताज एंड वकातक्स के तरफ। तो गुप्ताज एंड वकातक्स बहुत ही सिंपल चैप्टर है। दोनों को रिलेट करके पढ़ना है क्योंकि दोनों की सोसाइटी सेम थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सेम था, क्योंकि दोनों के बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस भी आपको पढ़ने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सेम, सोसाइटी सेम, इकोनॉमी सेम, सारा कुछ आपको इसमें सेम मिलेगा। फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है, तो आपको फैक्ट्स भी पता होना चाहिए। लास्ट चैप्टर में आते हैं अर्ली मिडाइवल इंडिया 600 से 1200। इसमें आपको बांट कर पढ़ना पड़ेगा। पहले 600 से 750 नॉर्थ इंडिया, 750 से 1000 नॉर्थ इंडिया। उसके बाद आप बढ़ेंगे साउथ इंडिया की तरफ, तो पहले आपको मेगालिथिक पीरियड कंप्लीट करना है, और उसके बाद 600 से लेकर 750 में आपको चोल, पल्लवा, पांड्या, चोलास, पांड्या, चेरास के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको 750 से लेकर 1000 और 1200 के बीच आपको इंपीरियल चोल्स के बारे में भी पढ़ना है। तो ये था आपका एंशिएंट हिस्ट्री फॉर बीपीएससी सीसीई प्रीलिम्स का सिलेबस। 2 बुक्स से आपको कवर करना है। 2 बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ का रेफरेंस मैंने दे दिया है। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं करंट अफेयर और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। करंट अफेयर में हम लोग पहला देखेंगे ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट 2025। कौन इसे रिलीज करता है? तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव।
फैक्ट्स क्या क्या हैं? क्लाइमेट फाइनेंस रीच अ रिकॉर्ड 1.9 ट्रिलियन इन 2023. दिस मार्क्स अ 15% राइज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. क्लाइमेट फाइनेंस, एक चीज़ याद रखेंगे, बहुत ही क्रूशियल चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो इंडिया एस्पेक्ट से देखें या वर्ल्ड एस्पेक्ट से देखें. 2018 से 2023 के बीच 23 के बीच फाइनेंस ग्रू एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ऑफ 19%. 19% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से 2018 से 23 के बीच क्लाइमेट फाइनेंस बढ़ा है. इसका ये मतलब हुआ कि रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल गोल्स की तरफ लोगों का ध्यान अब आकर्षित हो रहा है. अगला है बिहार इलेक्टोरल रोल रिवीजन. कल आपने देखा होगा बिहार के पटना से लेकर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक संगठित पार्टियों ने अपना एक प्रोटेस्ट बुलाया था. वो प्रोटेस्ट क्यों था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली इनिशिएटेड अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन बिहार. इलेक्टोरल रोल के रिवीजन को आप समझ ही रहे होंगे. उसमें एडिशन किए जाते हैं नए इलेक्टर्स के. कुछ इलेक्टर्स को छांटा भी जाता है जिनके पेपर एक्यूरेट नहीं होते हैं, जो लोग एलिजिबल नहीं हैं वोट देने के लिए. लास्ट इलेक्टोरल रोल रिवीजन 2003 में हुआ था, जिसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुआ है, माइग्रेशन भी हुआ है बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं अदर डेमोग्राफिक चेंजेस भी हुए हैं, जैसे बाढ़ आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, लोगों की बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती है. तो इसीलिए डेमोग्राफ को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इलेक्टोरल रोल को चेंज करना. बढ़ते हैं आर्टिकल 326 की तरफ, जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है. आर्टिकल 326 हर एक सिटीजन्स को जो अबव 18 ईयर्स है उसे लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट देने के लिए परमिट करता है. इट इस्टेब्लिशेस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इंश्योरिंग नो सिटीजन इज डिनाइड वोटिंग राइट्स. किसी का भी वोटिंग राइट्स डिनाई नहीं होना चाहिए ऑन ग्राउंड्स डिफाइंड बाय लॉ. तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. क्वेश्चन है, Despite the efforts of the major parts of India, the revolt of 1857 suffered a huge loss. What could be the major reasons of failure? सिंपली आपको 3 पार्ट्स करना है क्वेश्चन का, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में आपको रिवॉल्ट के बारे में लिखना है 1857 के 25 वर्ड्स में, या आप अगर कोई कोट दे सके तो बहुत ही अच्छा होगा. एफर्ट्स क्या क्या थे लीडर्स के, उन एफर्ट्स को आपको एक डायग्रामेफिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है, और रीजन क्या थे फेलियर के, उनके बारे में आपको 50 to 60 वर्ड्स में बॉडी लिखना है. बात करें अगर कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में आपको ये दिखाना है कि 1857 का रिवोल्ट ना ही सक्सेस था ना ही फेलियर था. इट इज नाइदर अ सक्सेस नॉर अ फेलियर. सक्सेस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पैन इंडिया एगिटेशन नहीं था, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का सपोर्ट नहीं था, लैंडलॉर्ड्स का सपोर्ट नहीं था, इसलिए इसे सक्सेस नहीं कह सकते. फेलियर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि नेशनलिज्म का उद्भव यहीं से शुरू हुआ, आगे चलकर पार्टीज बननी शुरू हुई. 1885 में कांग्रेस भी बनती है, 1838 में तो लैंड होल्डर सोसाइटी बन ही चुकी थी, 1885 में कांग्रेस भी बनती है, उसके पहले इंडियन एसोसिएशन भी बनता है, और बहुत सारी पार्टीज बनती हैं जो कि आगे चलकर 47 में एक आज़ादी का बेस तैयार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं. इसलिए हमें कंक्लूजन में लिखना है कि इट इज़ नॉट अ फेलियर नॉर अ सक्सेस. तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं. आगे आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और अपने फेलो को एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें. मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. जय हिंद.